हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल लर्न विद रजत में और मेरा नाम है रजत। दोस्तों आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं रीजनिंग का एक नया टॉपिक जिसका नाम है कैलेंडर। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैंने क्लॉक चैप्टर के 4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और उन 4 वीडियो में मैंने पूरे क्लॉक चैप्टर को अच्छे से पढ़ा दिया है, जो कि किसी भी वनडे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की, बैंक की, रेलवे की, यूपी ट्रिपल एससी की, कोई भी एग्ज़ाम की, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो जिसमें ये क्लॉक चैप्टर या कैलेंडर के चैप्टर आता है, तो आप बस इन वीडियो को फॉलो कीजिएगा, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाहर से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। तो ये जो बेसिकली वीडियो है मैं फोकस करके बना रहा हूँ यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्ज़ाम 2022 को, बट ये जो वीडियो है वो हर वनडे एग्ज़ाम के लिए लाभकारी होने वाला है। तो मुझे उम्मीद है आपने मेरे जो क्लॉक चैप्टर के 4 वीडियोस हैं वो आपने देख रखे होंगे। अगर आपने नहीं देख रखे हैं तो प्लीज़ उनको भी देख लीजिएगा, जिससे कि आपको उस चैप्टर की भी नॉलेज हो जाए। और हाँ, अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। चलिए फिर आप शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आपका कैलेंडर चैप्टर। तो कैलेंडर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए किसके बारे में, वो हमें मालूम होना चाहिए वर्षों के बारे में। वर्ष मतलब साल, साल मतलब ईयर, जिसको भी आप जैसा भी बोल पाएँ, ठीक है। आपको पता है कि वर्ष 2 तरीके के होते हैं हमारे कैलेंडर में। तो हमारा कैलेंडर जो हमें दिनांक बताता है, जो हमें महीना बताता है, जो हमें साल बताता है। साल दर साल कैलेंडर बदलता रहता है, पर दिन वही रहते हैं, महीने वही रहते हैं, पर साल में ईयर बदलता रहता है। ये बात आपको पता होगी। तो ईयर की हम पहले यहाँ बात कर लेते हैं कि वर्ष की बात करें तो हमारे कैलेंडर में यानी कि हमारे जो वर्ष हैं वो बेसिकली 2 तरीके के होते हैं। कुछ होते हैं सामान्य वर्ष, और एक होते हैं अधिवर्ष। सामान्य वर्ष मतलब कि नॉर्मल ईयर, और अधिवर्ष मतलब कि लीप ईयर। सामान्य वर्ष ऐसे वर्ष होते हैं जिनमें कुल दिनों की संख्या 365 दिन होती है। उनमें कुल दिनों की संख्या 365 दिन होती है। क्योंकि उसमें जो फरवरी है वो 28 दिन की होती है। तो इस तरीके के इस तरीके के वर्ष को हम लोग सामान्य वर्ष कहते हैं, जिसमें फरवरी 28 दिन की होती है और कुल दिनों की संख्या 365 होती है। बात करें अगर हम अधिवर्ष की, तो अधिवर्ष इसको इंग्लिश में कहते हैं लीप ईयर। आप इसका इंग्लिश मीनिंग भी याद रखिएगा। कभी कभी आपको हिंदी के क्वेश्चन में भी लीप ईयर लिख के दे देगा, तो आपको अगर लीप ईयर का मतलब नहीं पता होगा तो आप हो सकता क्वेश्चन ना कर पाए। तो अधिवर्ष कहेगा या लीप वर्ष कहेगा। तो ऐसे वर्ष जिसमें कुल दिनों की संख्या 366 होती है, क्योंकि उसमें जो फरवरी होता है वो 29 दिन की होती है, ऐसे वर्ष को हम कहते हैं अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर। ये छोटी सी बात उम्मीद है आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या 365 होती है और फरवरी 28 दिन की होती है। अधिवर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है और फरवरी 29 दिन की होती है। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। पर क्वेश्चन ये बनता है हमारे सामने कि हमें पता कैसे लगेगा कि कोई भी वर्ष अधिवर्ष है या सामान्य वर्ष है, कोई भी वर्ष हमारा लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। तो ये पता करने के लिए हमें बस एक छोटी सी बात याद रखनी है, और वो बात ये है, यदि किसी, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर मैंने लिख रखा है, यदि किसी वर्ष के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाए, किससे विभाजित हो जाए? 4 से विभाजित हो जाए, तो वो वर्ष कहलाएगा हमारा लीप ईयर। वो वर्ष हमारा क्या कहलाएगा? लीप ईयर कहलाएगा। यानी कि उसमें फरवरी कितने दिन की होगी? इसमें फरवरी होगी हमारी 29 दिन की, और कुल दिनों की संख्या कितनी होगी? तो कुल दिनों की संख्या होगी 366 दिन। आ रही बात समझ में? बिल्कुल आ रही है। यहाँ कुछ जगह मुझे खाली नज़र आ रही है, तो मैं इसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा देता हूँ। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, सन 2012
आपसे पूछा जाए ये अधिवर्ष है या सामान्य वर्ष है, तो अधिवर्ष अगर होगा तो इसके अंतिम दोनों अंक जो हैं वो 4 से विभाजित हो जाएंगे। तो जब हम 12 को 4 से विभाजित करते हैं तो हमारा एग्जैक्टली आंसर आ जाता है 3, यानी कि हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 हो जाता है, यानी कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंतिम दोनों अंक जो हैं वो 4 से पूर्णतः डिवाइड हो गए हैं। इसलिए ये सन 2012 एक कैसा होगा, एक अधिवर्ष होगा। कैसा होगा ये वर्ष, ये एक अधिवर्ष होगा, यानी कि इसमें कुल दिनों की संख्या 366 होगी और फरवरी 29 दिन की होगी। सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल के थ्रू भी मैंने समझा दिया। अभी इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी लाएंगे, उनको भी करेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। सामान्य वर्ष में जबकि ऐसा नहीं होगा, जैसे कि अगर बात करें सन 2011 की, तो सन 2011 में अंतिम दोनों अंक जो हैं वो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होंगे, कुछ ना कुछ शेषफल बच जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये जो वर्ष है वो कहलाएगा, ये जो वर्ष है वो कहलाएगा हमारा सामान्य वर्ष। आ रही बात समझ में? उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अधिवर्ष की अगर हम बात करें तो यहीं पे मैं बता देता हूँ, अधिवर्ष जो है वो हर 4 साल के बाद आता है। जैसे कि 2012 अभी पता लगाया ये एक अधिवर्ष है, तो अगला जो अधिवर्ष यानी अगला जो लीप ईयर होगा वो उसके 4 साल बाद आएगा, यानी कि वर्ष 2016 में आएगा। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि अधिवर्ष जो है वो हमेशा 4 साल के बाद रिपीट होता है, 4 साल के बाद रिपीट होता है। 2012 के बाद 2016, 16 के बाद 20, 20 के बाद 24, इस तरीके से। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अगर वर्ष की हम बात करें, अगर हम वर्ष की बात करें तो अंतिम दोनों अंक जो हैं उस वर्ष के 4 से विभाजित होने चाहिए। अगर अंतिम दोनों अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं तो वो वर्ष कहलाएगा हमारा लीप ईयर। इसमें दिन होंगे 366 और फरवरी होगी हमारी 29 की। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके जितने भी UPSSC पैट के एग्ज़ाम के रिलेटेड जो भी कंटेंट होगा, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके का, करंट अफेयर का, मैं पूरा इसको बनाने की कोशिश करूँगा इन 2 महीनों में। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि किसी शताब्दी वर्ष, ध्यान से सुनिएगा, शताब्दी वर्ष की बात हो रही है। शताब्दी वर्ष का मतलब होता है जैसे कि सन 2000, सन 3000, 4000, ये है हमारे शताब्दी वर्ष, ये है हमारे शताब्दी वर्ष। तो अगर किसी शताब्दी वर्ष के अंक जो हैं वो 400 से विभाजित हो जाएं, ध्यान रखिएगा, शताब्दी वर्ष अगर है तो उसके अंक किससे विभाजित होने चाहिए, 400 से। अगर ऐसा होता है तो वो लीप वर्ष कहलाएगा। तो वो क्या कहलाएगा, लीप वर्ष कहलाएगा। शताब्दी वर्ष अगर है तो 400 से विभाजित करेंगे, और अगर कोई वैसा नॉर्मल ईयर है तो उसको 4 से विभाजित करेंगे। ठीक है, तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि वर्ष 2000 जो है वो शताब्दी वर्ष है या नहीं है। तो आप देखेंगे अच्छा नहीं, वर्ष 2000 जो है वो एक लीप ईयर है या नहीं है। तो आप कहेंगे जो वर्ष 2000 है वो एक शताब्दी ईयर है। क्या है ये, शताब्दी ईयर है। तो इसको हम किससे विभाजित करेंगे, 400 से। अगर पूरा विभाजित हो जाता है तो ये कहलाएगा हमारा लीप ईयर। तो ये 0 कट गए, 4 पंजे 20, यानी कि ये जो सन 2000 है ये भी हमारा क्या है, एक लीप ईयर है। क्या है, ये एक लीप ईयर है। और लीप ईयर मैंने अभी आपको बताया हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। तो अगला लीप ईयर कब आएगा, अगला लीप ईयर आएगा वर्ष 2004 में। इसके बाद अगला लीप ईयर कब आएगा, वर्ष 2008 में। अगला लीप ईयर 12 में। इस तरीके से हर 4 साल के बाद जो लीप ईयर है वो रिपीट होता है, यानी कि रिपीट होता है। ठीक है, इतना ही इसको समझेंगे। ये वाली बात आपको समझ में आ रही होगी। इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि लीप ईयर कैसे निकालेंगे, कैसे पता करेंगे कोई भी वर्ष लीप ईयर है। और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि हमारे कैलेंडर में जो वर्ष हैं वो कितने तरीके के हो सकते हैं या होते हैं। प्लीज़ आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके। इसके बाद मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। उम्मीद है आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। आप प्लीज़ अपने नोट्स को मेंटेन रखिएगा, क्योंकि नोट्स जो है वो एंड टाइम पे रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आपके पास आपके सब्जेक्ट के नोट्स होना कंपलसरी है। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ और करते हैं पहले तो एक क्वेश्चन।
इस पे कर लेते हैं पहले तो एक क्वेश्चन, फिर आगे एक टॉपिक पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नोट कीजिए, क्वेश्चन नोट कीजिए। दिए गए वर्षों में या निम्नलिखित वर्षों में कौन सा वर्ष अधिवर्ष है? निम्नलिखित वर्षों में, दिए गए वर्षों में कौन सा वर्ष अधिवर्ष है? और वो आपके ये ऑप्शंस रहे हैं सन 2002, सन 2012, सन 2015 और सन 2018। इनमें से कौन सा वर्ष अधिवर्ष है? इनमें से कौन सा वर्ष अधिवर्ष है? तो अभी आपको मैंने तरीका सिखाया कि यदि किसी वर्ष के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं तो वो अधिवर्ष कहलाता है। चलिए कर लेते हैं एक एक करके। ये यहाँ पे कितना है हमारा 02, अंतिम दोनों अंक तो यही हुए ना, तो 02 की बजाय हम इसको 2 ही लिखते तब भी वही बात है। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 1/2, यानी कि ये पूरा विभाजित नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होगा। ये वाला करते हैं 12/4, सीधा सीधा आंसर हो गया 3, यानी कि इसमें अंतिम दोनों अंक जो है वो 4 से विभाजित हो रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे ये हमारा अधिवर्ष है। चलिए इनको भी चेक कर लेते हैं। ये आ गया आपका 15/4, तो 15/4 ये भी जो है वो पूरा विभाजित नहीं होगा। एक बार करके दिखा देते हैं आपको। 4 या 12 और यहाँ पे शेषफल कितना आता है 3, तो यहाँ पे 3 शेषफल आ जाता है, इसलिए ये भी पूरा विभाजित नहीं है। तो 2015 भी हमारा अधिवर्ष नहीं होगा। 2018 की बात कर लेते हैं, तो 2018 को भी एक बार विभाजित कर लेते हैं। तो 18 अंतिम दोनों अंक हैं 18, 4 चौकू 16 बचा 2, तो यहाँ पे शेषफल 2 आ रहा है, इसलिए ये भी पूर्णतः डिवाइड नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम कहेंगे 2018 भी हमारा अधिवर्ष नहीं है। तो ये हमारे जो है वो सामान्य वर्ष हैं, ये तीनों हमारे सामान्य वर्ष हैं। जबकि सन 2012 हमारा सन 2012 जो है वो एक अधिवर्ष है। सन 2012 जो है हमारा एक अधिवर्ष है। ठीक है, उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे आप अधिवर्ष निकालेंगे, लीप ईयर फाइंड आउट करेंगे। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछ लेगा इनमें से कौन सा अधिवर्ष है, या पूछ लेगा इनमें से कौन सा अधिवर्ष नहीं है। तो आपको इन्हीं तरीकों को अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। शताब्दी वर्ष अगर आपको दिख जाए तो आप क्या करेंगे, 400 से पूरा विभाजित करेंगे और आपका आंसर वहाँ पर आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा विषम दिनों की संख्या निकालना। हमारा टॉपिक क्या है अगला, विषम दिन की संख्या प्राप्त करना। तो विषम दिन को हम लोग पढ़ लेते हैं पहले। तो विषम दिन, अभी विषम दिन क्या होते हैं पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो विषम दिन ऐसे दिन होते हैं जो अपना सप्ताह पूरा नहीं करते हैं। ऐसे दिन जो अपना सप्ताह पूरा नहीं करते हैं उनको कहते हैं विषम दिन। उनको क्या कहते हैं, विषम दिन। यानी कि सिंपल कहें कि ऐसे दिन जिनको हम 7 से डिवाइड करें। किससे डिवाइड करें, 7, क्योंकि सप्ताह 7 का होता है। 7 से डिवाइड करने के बाद कितने भी दिन को जो आपको दिए गए हैं उनको 7 से डिवाइड करने के बाद जो भी आपका शेषफल आता है वो विषम दिन कहलाएंगे। जो भी आपका शेषफल आता है उनको क्या कहेंगे, विषम दिन कहेंगे। और विषम दिन निकालने से हमारे बहुत सारे कैलेंडर के क्वेश्चंस हल हो जाते हैं, इसलिए हमें ये जानना ज़रूरी है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि एक सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, एक सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, तो क्या करेंगे, कुल दिन कितने होते हैं 365, इसको डिवाइड कर देंगे 7 से, तो 7 पन्ना 35, 1 बचा 5, 7 दूनी 14 और यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा 1। यानी कि सामान्य वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, तो सामान्य वर्षों में 1 विषम दिन होता है। सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, तो सामान्य वर्ष में केवल 1 विषम दिन होता है। इस बात को आप सीधा याद रख लेंगे। सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, तो 1 विषम दिन होगा। 1 विषम दिन होगा, विषम दिन है ना। सामान्य वर्ष में 1 विषम दिन होगा, इस बात को यहाँ पे आप याद कर लेंगे। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, नोट कर लीजिएगा, इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा।
तो ऐसे दिन जो अपना सप्ताह पूरा नहीं कर पाते हैं, ऐसे दिन जो अपना सप्ताह पूरा नहीं कर पाते हैं, उनको हम लोग विषम दिन कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? विषम दिन कहते हैं। तो एक सामान्य वर्ष में एक विषम दिन होगा, यानी कि अगर हम कहते हैं वर्ष 2011 में कितने विषम दिन होंगे? एक विषम दिन होगा। 2013 में कितने विषम दिन होंगे? एक विषम दिन होगा। तो सामान्य वर्ष जितने भी हैं उनमें विषम दिन की संख्या कितनी होगी? एक होगी। यानी कि कुल सप्ताह बनने के बाद जो दिन बच जाते हैं, सप्ताह बनने के बाद जो भी दिन बच जाते हैं उनको हम लोग विषम दिन कहते हैं। ऑड डेज है ना, इंग्लिश में अगर बोलें तो ऑड डेज, ऑड डेज बोलते हैं। चलिए, सामान्य वर्ष की अगर बात हो गई तो हम लोग अब बात कर लेते हैं लीप ईयर की, यानी कि अधिवर्ष में। तो एक अधिवर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? कितने विषम दिन होते हैं? तो एक अधिवर्ष में कुल दिनों की संख्या कितनी होती है? 366 होती है। कुल दिन की संख्या 366 होती है। 7 से इसको विभाजित कर दें तो 7 पना 35, 1 6 16, 7 दूनी 14, 2। यहाँ पर शेषफल कितना बचा है? 2 बचा है। तो 2 रिमाइंडर बचा, यानी कि विषम दिन कितने हो गए? यहाँ पर 2 विषम दिन हो गए। कितने विषम दिन हो गए? 2 विषम दिन हो गए। उम्मीद है आपको ये वाली बात भी समझ में आ रही होगी। तो सामान्य वर्ष में एक विषम दिन और अधिवर्ष में लीप ईयर में 2 विषम दिन होंगे। इस सब बातों को अगर समअप करें कि विषम दिन का जो कॉन्सेप्ट है उससे हमारे किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो मैंने आपको विषम दिन का पहले कॉन्सेप्ट समझाया। ऐसे दिन जो अपना सप्ताह पूरा नहीं कर पाते हैं उनको विषम दिन कहते हैं। सामान्य वर्ष में एक विषम दिन होता है, जबकि अधिवर्ष में हमारे 2 विषम दिन होते हैं। अब इसका यूज कहाँ पे होगा, जरा इसको यूज कर लेते हैं। उम्मीद है आपने वीडियो पॉज करके नोट कर लिया होगा। ठीक है, मैंने इसको नोट करने के लिए बोलना भूल गया। जैसे कि क्वेश्चन आपको दे देगा कि किसी माह की, क्वेश्चन क्या दे देगा आपको? किसी माह की 1 तारीख को क्या है? सोमवार है। 1 तारीख को क्या है? सोमवार है। तो बताइए उसी महीने की 16 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? उसी महीने की 16 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? तो कैसे करेंगे? आपको क्या बताया, यहाँ से यहाँ तक कितने दिन हैं? कुल कितने दिन हैं? जरा देखिए, 1 तारीख को अगर मंडे है तो अगर इसमें 7 जोड़ दें, यानी कि 8 तारीख को भी मंडे होगा। 8 को क्या होगा? मंडे। 8 में भी अगर 7 जोड़ दें, 15 तारीख को भी क्या होगा? मंडे होगा। तो यानी कि ये क्या है? सप्ताह हो गए। ये क्या हो गए? सप्ताह। 15 के जस्ट बाद आएगा 16 तारीख को हमारा क्या होगा? मंडे के बाद क्या आएगा? ट्यूसडे। क्या आएगा? ट्यूसडे। ऐसे करते हैं आप लोग? बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। नॉर्मल जो भी हम लोग क्वेश्चंस करते हैं या आम दिनों में भी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे ही करते हैं, 7 जोड़ते हैं। डायरेक्ट अगर करना तो क्या करना है? 1 तारीख से 16 तारीख के बीच में कितने दिन पड़ रहे हैं? तो भाई 16 से 1 तारीख में कुल 15 दिन पड़ रहे हैं। 15 दिन पड़ रहे हैं, ठीक है। तो 15 दिन में देखेंगे कुल कितने सप्ताह बन रहे हैं और उसके बाद विषम दिन कितने बच रहे हैं। तो ज़रा इसको 7 से डिवाइड किया तो आया हमारे पास कितना विषम दिन? 1 विषम दिन। कितना विषम दिन आया? 7 दूनी 14, 1 विषम दिन आया। यानी कि 1 दिन आगे हमें बढ़ जाना है इसका आंसर देते टाइम। तो 1 दिन अगर हम इसे ऐड कर दें, मंडे के बाद हमारा आंसर क्या आएगा? ट्यूसडे। क्या आएगा हमारा आंसर? ट्यूसडे आएगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि कैसे हम विषम दिन की कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए आपको एक क्वेश्चन पहले होमवर्क में देते हैं, उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और फिर आपको देते हैं एक अच्छा सा शानदार क्वेश्चन।
चलिए एक आपको क्वेश्चन देते हैं, किसी भी, आप प्लीज़ नोट डाउन कीजिएगा इस क्वेश्चन को। किसी महीने की 5 तारीख को, किसी महीने की 5 तारीख को यदि बुधवार पड़ता है, वेडनेसडे पड़ता है, बुधवार पड़ता है, तो उस महीने की 21 तारीख को, उस महीने की 21 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? उस महीने की 21 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? तो बिल्कुल ऐसे करना है जैसे अभी मैंने आपको सिखाया है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो चीज़ आप सीखें उसको अप्लाई करना भी आपको आना चाहिए। इस वजह से मैं हर वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूँ और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, ठीक है। उम्मीद है मुझे कि आपको ये वीडियो में जो भी मैंने आपको समझाया है पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट बचता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात है, मैंने एक नया टेलीग्राम चैनल स्टार्ट किया है जिसमें अभी कोई भी मेंबर ऐड नहीं होगा, तो मैंने उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। तो प्लीज़ आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जो भी फ्री कंटेंट की PDF होंगी आने वाले टाइम में, मैं जो भी करंट अफेयर होगा या कुछ भी होगा फ्री कंटेंट जो आपके लिए बनाऊंगा, मैं वहाँ पर पोस्ट कर दूंगा, जिससे आपकी और ज़्यादा हेल्प हो पाएगी। तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को लर्न विद रजत नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ पर जाकर उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।